सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं आपका होस्ट मुइज़ुर रहमान और मैं हूं अरीबा फातिमा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे प्रोग्राम के आगाज़ में रशिया और यूक्रेन की जंग में जो पेशरफ सामने आई है उसके हवाले से कि जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया यूक्रेन ने रूस पर पहली दफ़ा, उसके हवाले से हम आपको आगाह करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ यूक्रेन ने रशिया पर पहली मरतबा लॉन्ग रेंज अमरीकी मैन्युफैक्चर्ड मिसाइल्स के साथ हमला किया। ये हमला जंग के 1000वें दिन हुआ है और यहाँ हैरान कुन बात यह है कि एक तरफ तो नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप जंग बंदी की बातें करते नज़र आ रहे हैं, इस तरह के बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि मैं 24 घंटे के अंदर यूक्रेन वाला मामला निपटा दूंगा, और दूसरी तरफ अमेरिका ना सिर्फ यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है बल्कि इस हमले में इस्तेमाल होने वाले जदीद तरीन मिसाइल्स जो अमेरिका में ही मैन्युफैक्चर हुए हैं ATACMS के नाम से, जिसका फुल फॉर्म बनता है आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम। ये एक बहुत ही ख़ास मिसाइल सिस्टम है जो बनता ही अमेरिका में है। उन्होंने अब यूक्रेन को ये मुहैया कर दिया है और यूक्रेन ने जो हमला किया है रशिया से वो यही मिसाइल्स यूज़ करके किया है। और इससे भी ज़्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि इन मिसाइलों को दागने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को अफरादी क़ुव्वत से भी मुहैया किया है, जिससे खित्ते का अमन ना सिर्फ तबाह हुआ है बल्कि जंग की शिद्दत में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। नाज़रीन, रॉयटर्स के मुताबिक रूस ने यूक्रेन की जानिब से फायर किए गए 6 में से 4 मिसाइल्स गिरा दिए जिनका निशाना एक फौजी मरकज़ था। रशियन हुक्काम के मुताबिक फौजी तनसीबात पर गिरने वाले एक मिसाइल के मलबे में आग लगी, ताहम उस पर फौरी तौर पर काबू पा लिया गया और उसके नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रूसी हुक्काम का मजीद ये कहना था कि यूक्रेन ने यह हमला करके खित्ते की कशीदगी में इजाफा किया है। दूसरी जानिब यूक्रेन का दावा है कि उन्होंने रशिया में तकरीबन 115 किलोमीटर के फासले पर एक असले के डिपो पर हमला किया है जिसने मुतादिद धमाके भी हुए हैं। यूक्रेन की जानिब से इस हमले में इस्तेमाल किए गए असलहे की तफसीलात ताहाल जारी नहीं की गई हैं। अलबत्ता पुतिन के ज़राए ने तस्दीक की है कि हमले के लिए अमरीकी साख्ता मिसाइल ATACMS का ही इस्तेमाल किया गया था। इधर अमरीका का दावा है कि यूक्रेन की जानिब से रशियन इलाके में मौजूद असलहे के डिपो पर 8 मिसाइल दागे गए थे जिनमें से 2 नाकाम हुए हैं। मज़ीद आपको इस अमर के बारे में आगाह करेंगे और ये बताते चलें कि मिसाइल दागे जाने की इजाज़त जो बाइडन की इंतज़ामिया की जानिब से दी गई थी, जो कि अनकरीब सुबुकदोश होने वाले हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब खित्ते में एक और जारी जंग को ख़त्म करवाने के लिए गुज़िश्ता कई रोज़ से कतर हुकूमत की जानिब से कोशिशें दम तोड़ गई। अनफॉर्चुनेटली नाज़रीन, कतर की हुकूमत ने इसराइल और हमास में होने वाले अमन मुआहदे की कोशिशों को अज़ खुद मुअत्तल कर दिया है और उनका कहना है कि इसकी वजह दोनों फरीकैन ही इस अमन मुआहदे के लिए तैयार नहीं है। ज़राए ने दावा किया है कि हमास का दफ्तर अमरीकी दबाव के बाइस बंद किया गया है। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि क़तर खलीजी फ़ोर्स का एक बहुत छोटा सा मुल्क है जिसका कुल रकबा 11,600 मुरबा किलोमीटर पर मुहैयत है। इसने गुज़िश्ता 2 दिहाइयों के दौरान मशरिक़ वस्ता, यूरोप और अफ्रीका में मुख्तलिफ फ़रीक़ों के दरमियान जंग बंदियों का और अमन मुआहदों में सालसी का रोल प्ले किया है। 1 साल कबल भी इसने इसराइल और हमास के दरमियान एक आर्जी जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात की मेज़बानी की थी, जिस दौरान 105 इसराइली यरगमालों को 240 फ़लस्तीनी कैदियों के बदले रिहा भी किया गया था। और सबसे अहम बात यह है कि 2020 में क़तर ने अफ़गानिस्तान में 2 दिहाइयों से जारी होने वाली जंग के ख़ात्मे के लिए तालिबान और अमेरिका के दरमियान भी अमन मुआहदे की सालसी की थी। तो यहाँ हमें नज़र आता है कि शायद अमेरिका वो पुलिस मैन नहीं है ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड जिस तरह से लोग उसको रखते हैं, जो उनकी पोजीशन है। अब जबकि ट्रंप की हल्फ बर्दारी करीब है और इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि उन्होंने इसराइल और हमास की जंग हो या यूक्रेन और रशिया की जंग हो, दोनों को ख़त्म करने का वादा किया है, लेकिन इसको हम अभी इस सूरत हाल को देखते हुए एक दीवाने का ख्वाब ही कह सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, व्हाट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इज़ कि अमेरिका का मशरिकी वस्ता में जो सबसे वो कतर में ही है वाक़ई, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे कतर को हमें दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने एज अ ग्लोबल पार्टनर ऑफ पीस का काम किया है। अब वो दूसरी बात है कि बाकी फ़रीक़ैन मानते हैं नहीं, चाहे वो अफ़गान जंग के हवाले से हो, उन्होंने अमेरिका और जो अफ़गान तालिबान है उसमें मुज़ाकरात में बहुत ज़्यादा मदद की और उसमें पाकिस्तान भी उस पूरे अमल में शामिल रहा। और अब अगर आप देखें तो
इसराइल और फ़लस्तीन के मामले भी कतर पेश है, एटलीस्ट उनकी नीयत तो है इस मामले में कुछ करने की, कोशिश तो पूरी कर रहे हैं। और आई थिंक यहाँ पे ये भी मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि द रीज़न वाई इस वक्त पर्टिकुलरली रशिया और यूक्रेन के बीच में बहुत ज़्यादा ये मामलात संगीन हो गए हैं, एस्केलेशन हो रही है, ये इसलिए भी है क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने बहुत एक बड़ी तादाद में सोल्जर्स और मिलिट्री सप्लाईज रशिया को देना शुरू कर दिए हैं। ये शुरू से ही जारी था, जब से जंग जारी है रशिया नॉर्थ कोरिया की काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप है, वो आपस में ट्रेड भी करते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं। लेकिन अब 10,900 नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स रशिया पहुँच गए हैं, वो रशिया के बिहाफ पर यूक्रेन से लड़ रहे हैं और कई ज़्यादा क्वांटिटी में आर्म्स और म्यूनिशंस भी रशिया पहुंची हैं नॉर्थ कोरिया की तरफ से। और कहा यह जा रहा है कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने काफ़ी कम कर दिया है जो न्यूक्लियर वेपन्स का थ्रेशोल्ड होता है उसको, तो अमेरिका इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशानी में है। मतलब आई थिंक दिस इज़ बैड न्यूज़ फॉर यूक्रेन इन द सेंस कि एक तरफ ऑलरेडी नज़र आ रहा है कि मार्को रूबियो की तैनाती और जो डोनाल्ड ट्रंप का मौक़िफ़ है इस जंग पे कि अमेरिका और शायद वेस्टर्न वर्ल्ड थोड़ा डिस्टेंस होता चला जाएगा यूक्रेन से आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन वहीं रशिया को आज तक रिजवान कादरीओव जो चेचनिया, रूस से और अब नॉर्थ कोरिया से बड़ी ओवरवेलमिंग सपोर्ट हासिल है। डेफिनेटली। नाज़रीन, अब आप एक ऐसी वीडियो देखने जा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे एक इजरायली मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को जो नेसेट में बैठे हैं और वो एक अरब लीडर हैं, वो लॉयर भी हैं, उनका नाम है एमन आदिल ओडे। वो उनकी 49 ईयर्स ओल्ड की उम्र है सिर्फ, लेकिन उन्होंने इस वक्त एक बहुत ही बहादुरी का कारनामा किया है। आप देखेंगे कि वो किस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू को एड्रेस कर रहे हैं और उन्होंने ये इस बात को भी रिप्रेजेंट किया है कि 17,000 से ज़्यादा बच्चे इस वक्त मारे जा चुके हैं नेतन्याहू के हाथों, जिसमें से 850 बच्चे जो थे वो 1 साल से कम उनकी उम्र थी और 35,000 से ज़्यादा बच्चे इस वक्त बिल्कुल ऑर्फन कर दिए गए हैं। उनके दोनों माँ और बाप इस वक्त शहीद हो चुके हैं। ये एमान ओडे थे जो इस वक्त नेसेट के पार्लियामेंट मेंबर हैं। ये वन ऑफ द वेरी फ्यू अरब मेंबर्स हैं इजरायली पार्लियामेंट के। यहाँ ये भी बताते चले कि इनका ताल्लुक अहमदी कम्युनिटी से है और इन्होंने खड़े हो के पूरी पार्लियामेंट के सामने नेतन्याहू को ना तो सिर्फ पीस किलर कहा है कि जो 30 सालों से पीस को ख़त्म कर रहा है, अमन का ख़ात्मा कर रहा है, उसको एक सीरियल किलर का नाम दिया है, बल्कि उन्होंने खड़े होकर गज़ा के बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा नुमाइंदगी की। सो मच सो कि उनको नेसेट के पार्लियामेंटेरियंस ने और स्पीकर ने अपने पोडियम से ही हटा दिया और फोर्सफुली उनको पार्लियामेंट से बाहर जाना पड़ा। नाज़रीन, अभी क्योंकि गज़ा के बेगुनाह बच्चों का जिक्र हुआ तो कल बच्चों का आलमी दिन भी था और ये इतनी अनफॉर्चुनेट बात है कि बच्चों के आलमी दिन के मौके पर हमें ये रिपोर्ट्स सामने आई कि गज़ा में रोज़ 3 फ़लस्तीनी बच्चे शहीद होते हैं और ये इससे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट बात हो नहीं सकती। एंड जो एक डेफनिंग साइलेंस पूरी दुनिया की है नाज़रीन मासूम बच्चों के मामले में, उस पर क्या ही कहा जा सकता है। एंड आई होप दैट दिस कम्स टू एन एंड। लेकिन नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आते हैं तो मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए बोल न्यूज़। नाज़रीन, वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। ब्रेक से पहले हमने आपके साथ बात की थी रशिया और यूक्रेन के बारे में और आपको एक बहुत ही शॉकिंग और डैमिंग वीडियो दिखाई थी। अब मज़ीद आपको बताते हैं कि हिज़्बुल्लाह और इजराइल के मामले में इस वक्त क्या सूरत हाल है। सबसे पहले ये बताएं कि यूएस एनवॉय एमोस हॉचस्टाइन इस वक्त इजराइल की तरफ सफ़र के लिए रवाना हो गए हैं और अभी तक वो 2 दिन से लेबनान में मौजूद थे। बैरूत में वो कई सीनियर हिज़्बुल्लाह लीडरशिप से भी उन्होंने मुलाकात की है और बाज़ाब्ता नबी बैरी नाम के एक पार्लियामेंट के स्पीकर हैं लेबनान के, जो इस हिज़्बुल्लाह की नुमाइंदगी इस वक्त कर रहे हैं। और इस पूरी नेगोशिएशन का सारा मकसद ये है कि बाइडन गवर्नमेंट को पता है कि जब ट्रंप आएगा तो उसके बाद कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, तो जस्ट इन देयर लास्ट डेज एज बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन वो चाह रहे हैं कि वो किसी न किसी मामले को किसी हद तक सॉल्व कर लें। अब गज़ा के मामले को तो उन्होंने कम्प्लीटली छोड़ दिया है, दे डोंट केयर अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन गाज़ा एनी मोर, लेकिन लेबनान की सूरत हाल में वो कोई ना कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। इसी कोशिश के ज़ुमरे में उन्होंने ये भी कहा है कि हम दोनों एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ काम करेंगे, दोनों एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ डिस्कशन करेंगे और फुल्ली अवेयर होंगे कि दोनों की डिमांड्स क्या हैं। अब आपको बताते हैं कि डिमांड्स एक्चुअली हैं क्या। हिज़्बुल्लाह की डिमांड ऑब्वियसली बहुत बेसिक और सिंपल है कि
कि जंग बंद की जाए और तमाम इनोसेंट लोगों को, ये जो मासूम शहरी हैं जिनकी जानें जा रही हैं, को रोका जाए। लेकिन इजराइल की डिमांड जाहिर सी बात है सिंपल नहीं, बल्कि एक तरह से सीज़ फायर की मनफी डिमांड है। वो सीज़ फायर के बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ को डिमांड कर रहे हैं। उनका कहना है कि जी हम सीज़ फायर के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ एक सूरत में, कि अगर इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस ने डिसाइड किया कि अब सीज़ फायर कंटिन्यू नहीं हो सकती क्योंकि हिजबुल्लाह ने किसी किस्म का इस तरह का एक्शन किया है जिसकी बेसिस में उनको रिस्पॉन्स करना ज़रूरी है, तो हम सीज़ फायर को तोड़ के हिजबुल्लाह पर हमला करेंगे। अब जाहिर सी बात है कि किसी किस्म की सीज़ फायर तो ना ही हुई, तो अब ये अलग बात है कि ये एक्चुअली रेजोल्यूशन की तरफ जाएगा मामला या नहीं। लेकिन इससे पहले ही नेतन्याहू कर लिया है कि सीज़ फायर हो या ना हो, उन्होंने जंग जारी रखनी है। उन्होंने $5 मिलियन का अवार्ड रखा है इजरायली हॉस्टेजेस के लिए जो अभी तक हमास के पास हैं। और मज़ीद आपको बताते चलें कि इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने जिस किस्म की लैंग्वेज में इस सीज़ फायर के नोटिफिकेशन के बारे में बात की है, उसकी हिजबुल्लाह की तरफ से सख्त तरदीद आई है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो मुजवज़ा हमें पेश किया गया था अमेरिकन अथॉरिटीज़ की तरफ से, उसमें ऐसी कोई लिमिटेशन या कंडीशन नहीं थी कि इजराइल जब चाहे सीज़ फायर तोड़ सकता है, विच इज़ वाई हमने एग्री किया। लेकिन अगर इजराइल की जो कंडीशंस हैं वो इस रेजोल्यूशन में इंक्लूड की जाएंगी तो फिर उन्हें ये तोड़ना पड़ेगा मुआहिदा, और वो इस किस्म के मुआहिदे को सपोर्ट नहीं कर सकते। यहाँ ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि ये जो 2 दिन में US एनवॉय लेबनान में मौजूद थे, इन 2 दिनों में इजराइल ने क्या किया है। इन 2 दिनों में 100 से ज़्यादा टारगेट्स पर इजराइल ने लेबनान में अटैक किया है और मज़ीद 2 हिजबुल्लाह के कमांडर्स को शहीद किया है। इसके अलावा 50 लोगों को ज़ख्मी करते हुए, जिसमें से कई मारे भी जा चुके हैं इस वक्त। एक ऐसा इलाका रमल्ला के करीब मज़रा अल गबरिया के नाम से जो मौजूद है, वहाँ पे भी उन्होंने हमले किए हैं और इन सब तमाम लोगों को शहीद किया। मज़ीद ये 2 ही दिन की बात हो रही है और ज़्यादा दिन नहीं है इनमें। इन 2 ही दिनों में इजराइल ने एक ऐसे हॉस्पिटल का जो है इन्हिसार किया गज़ा में, जहाँ 17 मैलनरिश्ड बच्चे थे जो उनकी ट्रीटमेंट हो रही थी इस वक्त, और अब वो नहीं हो सकती क्योंकि हॉस्पिटल बिसीज्ड है। और लास्टली बट नॉट द लीस्ट, इजरायली फोर्सेस ने 3 लेबनी सोल्जर्स को भी इस टाइम पीरियड में शहीद किया। इसके साथ साथ यूनिफिल जो यूनाइटेड नेशंस का इदारा है, उसमें मौजूद 4 घानियन पीस कीपर्स को भी इंजर किया है। तो जब हम देखते हैं कि इन 2 दिनों में जब अमेरिका सीज़ फायर की बात कर रहा है और पहले लेबनान जा रहा है, फिर इजराइल जा रहा है और बड़ा पुलिसमैन वाला रोल प्ले करने की ये लोग कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इन 2 ही दिनों में इजराइल का जो रद्द-ए-अमल सामने आया है और जिस तरीके से उन्होंने जो है लेबनीज़ और गाज़ा में रहने वाले शहरियों के ऊपर जो है हमले किए हैं और उनको शहीद किया है, ऐसी कोई सूरत हाल इमर्ज होती हुई नज़र नहीं आती जिसमें एक सीज़ फायर हो और वो सीज़ फायर गाज़ा और लेबनीज़ दोनों लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो नाज़रीन, अरीबा ने आपको बताया मशरिक़ी वस्ता में होने वाली कशीदगी के बारे में, लेकिन अब हम बात करेंगे प्रोग्राम के इख्तितामी हिस्से में एक ऐसे मुल्क के बारे में जिसने पिछली सदियों में एक इनकलाब बर्पा किया, 700 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से ऊपर लेके आए और उसी असना में मैसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, जिससे उनकी जो है आलूदगी तो बढ़ी लेकिन उन्होंने वहाँ पे हार नहीं मानी और फिर उन्होंने पिछले 10 साल में अपनी एयर क्वालिटी 42% उसको इम्प्रूव किया। और इतनी बड़ी आबादी, एक ऐसा मुल्क जिसकी आबादी 1.5 अरब लोग, और वहाँ पे यूथ की बेसिकली जो पॉपुलेशन है वो कम होती गई लेकिन और बुज़ुर्ग लोग बढ़े, लेकिन उसके बावजूद इतने बड़े लेवल पे उन्होंने अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 2 साल बढ़ाया और ना उनका डेवलपमेंट का सफ़र रुका तो ना उनकी बेसिकली एयर क्वालिटी या पॉपुलेशन जो पोल्यूशन के लेवल्स हैं वो बढ़े। अजीन, हम बात करना चाहते हैं हमारे ही नेबरहुड में वाक़ई मुल्क और हमारे ऑल वेदर फ्रेंड चीन की। नाज़रीन, चाइना ने इंतहाई फंटास्टिक कारकर्दगी दिखाई है पोल्यूशन और एयर क्वालिटी लेवल्स पे, और हम ये देखते हैं कि हम इस वक्त पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज के हवाले से सफ़र करने वाला 8वां सबसे ज़्यादा मुल्क है, और हम बात करते हैं कि हमें हमसाए जो हमारा भारत हमसाया उसकी वजह से हम कुछ कंट्रीब्यूटर होते हैं, और हमने इसके बारे में इसकी सच्चाई भी बयान की कि पाकिस्तान में क्या वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से स्मॉग लेवल्स इतने हाई हैं। तो नाज़रीन, हम आज बात करना चाहते हैं कि क्यों ना पाकिस्तान अपने ही दूसरे हमसाए और अपने इतने इंतहाई बड़े दोस्त चीन से सीखे कि पोल्यूशन पे काबू कैसे पाया जा सकता है। तो पहले तो हमें देखना है कि नाज़रीन चाइना ने किस तरह इस क्राइसिस से जो अपने आप को निकाला। अरे सबसे चाइना ने जो ज़बरदस्त काम किया कि वहाँ पे भी जिस तरह हमने उस दिन आपको प्रोग्राम बताया कि लाहौर का जो स्मॉग है वो उसका 65 से 70% जो उसकी कॉज है वो फ्यूल एग्जॉस्शन है।
तो चीन में भी क्योंकि डेवलपमेंट और जब गाड़ियाँ बढ़ गई तो उसकी फ्यूल एग्जॉस्शन से वहाँ की एयर क्वालिटी मुतासर रही। उन्होंने वहाँ पे ये किया कि उन्होंने सबसे पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे काम किया। आज अगर दुनिया का सबसे बेहतरीन रेलवे का निज़ाम है पूरी दुनिया में, चाहे वो फास्ट ट्रेन हो, इंटरसिटी ट्रेन हो, या पूरा रेलवे का जो जाल है इतने बड़े पैमाने पे, वो चीन ने किया। नाज़रीन, उसके बाद उन्होंने लो एमिशन जोन्स बनाए और फिर उन्होंने व्हीकल रिस्ट्रिक्शंस लगाई, जिससे जो PM 2.5 लेवल्स थे, जो सबब था चीन में मिलियंस ऑफ डेथ्स का, उन्होंने उसको काबू किया। इकोनॉमिक हब उसको बीजिंग को कह सकते हैं। और फिर उन्होंने जो है इकोनॉमिक चैलेंजेस भी अपने एड्रेस किए, एज वेल एज द पोल्यूशन चैलेंजेस। और चीन में 2000 अगर सिर्फ 23 की बात करें तो जो PM 2.5 लेवल्स हैं, जो कि बहुत जहरीली गैस होती है, वो 101.56 मीटर क्यूब से कम होके सिर्फ 2023 में वो 38.98% रह गई है। और नाज़रीन, अब जो है 2024 में जो ये लेवल्स हैं, ये 2023 से भी कम आ गए हैं। और इसकी वजह क्या बनी, आए उस पर नज़र डालते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने एक्सपेंशन ऑफ अर्बन रेल एंड सस्टेनेबल मोबिलिटी सिस्टम्स, यानी जो रेलवे का नेटवर्क है और जो बेसिकली आमदोरफ्त का अपना निज़ाम है, उसको क्लाइमेट फ्रेंडली किया। चाहे वो फ्यूल की बेटर क्वालिटी हो, यूरो 5 फ्यूल्स हों, या फिर जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हों। जो BYD कंपनी है, इस साल उसने 2013 में इलॉन मस्क की एक वीडियो आपको याद होगी, उनसे जब पूछा गया कि BYD ने कहा है कि हम टेस्ला को ओवरटेक करेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये एक मजाक है। लेकिन सिर्फ इस साल के फिगर्स हैं कि BYD ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के यूनिट्स टेस्ला के मुकाबले में 30,000 यूनिट ज़्यादा बेचे हैं। तो फिर उन्होंने जो है अभी भी, इवन तो जो WHO की गाइडलाइंस हैं वो 5% से कम तक होनी चाहिए PM 2.5 लेवल्स, लेकिन चाइना उस पर बहुत ज़बरदस्त अंदाज में काम कर रहा है। और नाज़रीन, ये बेसिकली लेसन है कि चाहे आपकी आबादी ज़्यादा ही क्यों ना हो और आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा ही क्यों ना हो, आप फिर भी पॉलिसी इंटरवेंशंस, चाहे उसमें इन्वेस्टमेंट्स हों, चाहे उसमें जो बेटर गवर्नेंस हो, उससे आप किस तरह पोल्यूशन का इशू टैकल कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही बात है कि जो चाइना का जो मॉडल, चाहे वो इकोनॉमिक मॉडल हो या पोल्यूशन कंट्रोल का मॉडल हो, वो पाकिस्तान को क्यों नहीं अडॉप्ट करना चाहिए? बिल्कुल पाकिस्तान को करना चाहिए। हम चाइना से कई चीज़ें लेते हैं, इनफैक्ट एवरीथिंग फ्रॉम द शूज़ यू आर वेयरिंग टिल दिस पेन, हर एंटायर वर्ल्ड आप देखेंगे सारी सप्लाई चेन चाइना से ही बेसिकली इनिशिएट। तो आपको, आपके नज़र में ऐसी कोई मतलब डेवलपमेंट्स आई हैं कि पाकिस्तान क्या सोच रहा है चाइना से? क्या हमारे कभी सस्टेनेबल एनर्जी पे कोई भी गुफ्तगू हुई है? क्योंकि आई डोंट थिंक सो। देखें, पाकिस्तान ने चाइना ने तो पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा हेल्प की इन टर्म्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। चाहे आप ऑरेंज लाइन ट्रेन लाहौर में देख लें, या चाइना ने ML1 के पाकिस्तान का जो पूरा रेल का निज़ाम था, उसकी पूरी ट्रैक कराची से पेशावर उसको रीले करने की बात की थी। लेकिन अब ये चाइना तो बेसिकली आपको सर्विस ऑफर कर सकता है। अब ये यहाँ हमारी हुकूमत या जो इनफैक्ट चाइना से सीखने वाले ममालिक, ये उन पर मुनहसर है कि वो चाइना की जो इंटरवेंशन है उस एग्जाम्पल से किस तरह फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि आई थिंक दिस इज़ अ बिग सक्सेस स्टोरी फॉर द, बाकी दुनिया ने भी काम किया आपने, बट जिस स्केल पे चाइना ने काम किया, आई थिंक दैट इज़ अनप्रेसिडेंटेड इन माई ओपिनियन। अरीबा, मैं आपसे, आपने पूरा मशरक़ी वस्ता का एक नक्शा खींचा और पेशरफ से आगाह किया। मेरा आपसे ये सवाल है कि सीज़ फायर के मामला पे फिर क्या होगा आगे? बिल्कुल मुझे ये काफ़ी अच्छा सवाल है, क्योंकि इस वक्त जो सीज़ फायर पे जो भी डिस्कशंस हो रही हैं लेबनान और इजराइल के बीच में, ये 2006 के एक UN के रेजोल्यूशन की बेसिस पर हो रही हैं। और ये वही रेजोल्यूशन है जिसने 2006 में भी सीज़ फायर का इनेकाद किया था दोनों पार्टीज़ के बीच में। लेकिन अब ये सेम रेजोल्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल लगती है, हमें नज़र आ रही है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो इजरायली डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी एक स्टेटमेंट जो आई है कि वो किसी सूरत सीज़ फायर की मुआहदे की एक्सेप्टेंस नहीं शो करेंगे अनटिल एंड अनलेस उनको एक मुआहदे के अंदर ही बिल्ट इन लूप होल फराहम किया जाए, जिसमें वो जब चाहे उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर सकें। ये वही रद्द-ए-अमल है जो इजराइल ने तकरीबन हर इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में अपनाया है। और हम ये भी इस वक्त देख रहे हैं कि गज़ा की जो सूरत हाल है वो इतनी ज़्यादा संगीन है कि इवन इजराइल के अपने पार्लियामेंटेरियंस खड़े होकर जब बेंजामिन नेतन्याहू को सीरियल किलर कह रहे हैं, वो रिमाइंड करा रहे हैं उनको कि 17,000 से ज़्यादा बच्चे उन्होंने मारे हैं, जिसमें से कई 825 बच्चे जो थे वो 1 साल से भी उनकी कम उम्र थी। तो जब इस तरह की हम सूरत हाल देखते हैं और अमेरिकन लीडरशिप बिल्कुल वीक है, दुनिया चाइना की तरफ मूव कर रही है, G20 समिट में भी हमने देखा, तो मेरे ख्याल से तो बहुत ही कम अंदेशा है कि कोई सीज़ फायर बाइडन के जाने से पहले हो जाए। नाज़रीन, जिस तरह से दुनिया की सूरत हाल है इस वक्त और जो नक्शा बदल रहा है, उससे हमें यही नज़र आता है कि दुनिया मूव कर रही है अवे फ्रॉम अमेरिका।
और अमेरिकन लीडरशिप को भी बहुत ज़्यादा शक व शुबा की निगाह से देखा जा रहा है। और सबसे ज़्यादा बड़ी इसकी एग्जाम्पल ये है कि इस वक्त क़तर की तरफ देखा जाता है जब सालिसी की बात होती है, मीडिएशन की बात होती है, चाइना की तरफ देखा जाता है, लेकिन अमेरिका की तरफ नहीं देखा जाता। जो सूरत हाल हमें लेबनान में नज़र आ रही है, जो सूरत हाल हमें रशिया में नज़र आ रही है, उन सब का यही कहना है और सारे मुबस्सिरीन का भी यही कहना है कि इस वक्त अमेरिका की पोजीशन बहुत ज़्यादा वीक है ग्लोबल इकॉनमी में और लीडरशिप के हवाले से भी। लेकिन हम मज़ीद इसके ऊपर गुफ्तगू जारी रखेंगे। बिल्कुल नाज़रीन, लेकिन यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त हो जाता है ख़त्म। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते पीर वाले दिन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बोल न्यूज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।